हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया की बीमारी के मैनेजमेंट के बारे में। हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया जहाँ पे हमने स्लीप एपनिया क्या होता है इस बारे में बात की थी। आज हम तफसीलात से या डिटेल में बात करेंगे स्लीप एपनिया का मैनेजमेंट क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्यों इसमें ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह के पेशेंट्स को इससे खतरा हो सकता है, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति, खासकर जो व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा होता है, ओबीज होता है, उनकी सडनली जब वो रात को सोते हैं तो सांस की नली दब जाती है, जिसकी वजह से दम घुट जाता है, सांस रुक जाती है और पेशेंट की नींद तुरंत खुल जाती है। स्लीप एपनिया एक ज़्यादातर वैसे तो खाली ओबीज लोगों में या मोटे लोगों में ही देखने को मिलता है, पर कई बार दुबले पतले लोगों में भी, अल्कोहलिक्स लोगों में या जिनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है वैसे लोगों में भी देखने को मिल सकता है। तो स्लीप एपनिया अगर किसी को भी हो रहा है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किस तरह से उनकी जान को हम बचा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा, इसलिए रिकमेंड करूंगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को भी कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट के बारे में कि स्लीप एपनिया को किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। स्लीप एपनिया, जैसा कि मैंने कहा, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ज़्यादा वजन होने की वजह से सांस की नली दब जाती है, या कई बार यहाँ की मसल्स जो हैं जो लैरिंग्स को सपोर्ट करती हैं, जो कार्टिलेज होता है जो वहाँ लैरिंग्स को या सांस की जो कोशिका है उसको पकड़ के रखता है ताकि वो दबे नहीं, वो कई बार कच्ची हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जब आदमी रात को सोता है तो फैट की लेयर के वजह से गले में जो फैट होता है वो आपकी श्वास की नली को दबा सकता है। खासकर जो लोग को वज़न बहुत ज़्यादा है, जो लोग को बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, या जो लोग को गर्दन बहुत छोटी है या गले की कोई बीमारी है, वैसे लोगों में ये स्लीप एपनिया ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों में आपको इसको सस्पेक्ट करना चाहिए और जब भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिल रहा है तो तुरंत इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे ऑब्वियस और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इसको ट्रीटमेंट करने का कि आपको वज़न कम करना है। ऑल्दो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आपको वज़न तो कम करना है, पर ज़्यादातर ये उतने लेवल के ओबीज लोगों में होता है जो लोग नॉर्मली बहुत इजीली एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग को बहुत विगरसली अपने डाइट को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। अगर अपनी डाइट को आप रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अग्रेसिवली उसे मैनेज करते हैं, तो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अगर आप वज़न कम करते हैं तो बहुत सारे केसेस ऑफ स्लीप एपनिया अपने आप रिवर्स हो जाते हैं। खासकर अगर किसी को खराटे आने वाली प्रॉब्लम है और उनको अगर रात को महसूस हो रहा है कि, या उनके स्पाउसेज अगर उनको बता रहे हैं कि उनको रात को बहुत खराटे आते हैं, उनका वज़न ज़्यादा है और बार बार उनको अगर रात को सांस खुलती है या दम फूलने लगता है, वैसी अगर प्रॉब्लम किसी को भी हो रही है तो आपको स्लीप एपनिया के लिए डेफिनेटली इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है और उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, वज़न अग्रेसिवली कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक CPAP करके मशीन आती है। CPAP यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वो मशीन आपके गले में लगाती है, प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको सांस की नली दबती नहीं है। तो ये मशीन काफ़ी स्लीप एपनिया के पेशेंट्स के रिकवरी के लिए या उनके इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है। CPAP एक बेसिकली एक छोटा पोर्टेबल वेंटिलेटर जैसा मान के चल सकते हैं कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर जैसा डिवाइस है, जिसको कि एक मास्क के ज़रिए रात को लगा दिया जाता है पेशेंट को, उसको कंटिन्यूसली रात को पहन के सोना पड़ता है। हालांकि ये काफ़ी अनकंफर्टेबल है और हो सकता है कोई सेंसिटिव पेशेंट्स को इसकी वजह से नींद ना आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये मास्क का रिलेटेड डिवाइस जो है वो रात को आपको लगा के सोना पड़ता है। ये कंटिन्यूसली एक हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन को या एयर को पुश इन करता रहता है गले के अंदर। इसको ऑक्सीजन सिलेंडर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि ये हाई प्रेशर खाली ऑक्सीजन दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिंपल एयर को भी पुश करे तो भी चलेगा। तो ये कंटिन्यूसली एक एयरवे प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी सांस की नली खुली रहती है, वो दबती नहीं है। क्योंकि रात को क्या है, जब एयर उसमें से कम हो जाता है तो कार्टिलेज दब जाता है और फैट के प्रेशर के अंदर आ जाता है। तो हाई प्रेशर अगर वहाँ पे वो क्रिएट करेगा तो कार्टिलेज के अंदर से हवा का प्रेशर रहेगा जो कि उसको दबने नहीं देगा और आपकी सांस की नली दबेगी नहीं, पिचकेगी नहीं, तो आपको स्लीप एपनिया के स्पेल्स कंपेरेटिवली कम होंगे। तो जो लोग को भी स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है उनको CPAP मशीन यूज़ करना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि स्लीप एप की मशीन क्योंकि इतनी कम्बरसम है कब तक यूज़ करना पड़ेगा। मान के चलिए कि काफ़ी पेशेंट में लाइफ टाइम भी इनको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और आपको स्लीप एपनिया की जो बीमारी है वो एक बार अगर हो गई तो अपने आप तुरंत ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलता रहता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये डिवाइस को लाइफ टाइम भी यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इस दौरान बहुत कोई मोडालिटीज़ को यूज़ करके आपका वजन कम कर सकें, आप स्लीप एपनिया की बीमारी से बच सकें, आप का अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से स्लीप एपनिया आपका ट्रिगर हो रहा है या गले में कोई कार्टिलेज वीक हो गया है, उसका अगर कोई थेरेपी आप करवा सकें तो फिर आपका सीपैप का यूजेज बंद हो सकता है। पर मान के चलिए कि ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर एक बार सीपैप यूज़ करना पड़ता है तो काफ़ी पेशेंट्स में लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा कम्बरसम होता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, पर जान बचाने के हिसाब से ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, तो इसको यूज़ करना चाहिए। और मान के चलिए कि 95% ऑफ द पेशेंट को सीवियर स्लीप एपनिया है, उनको यही थेरेपी ऑफर किया जाता है। भले ये कॉस्टली है, भले कम्बरसम है, लेकिन ये एकमात्र सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव तरीका है स्लीप एपनिया के पेशेंट्स की एपनिक स्पेल्स को कम करने के लिए और उनको प्रॉब्लम से बचाने के लिए। इसके अलावा स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन वगैरह का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि स्लीप एपनिया के ज़्यादातर पेशेंट ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से भी पीड़ित रहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स भी उनके बढ़ जाते हैं। तो वैसे पेशेंट्स को बीपी की मेडिसिन ज़्यादातर प्रेफरेबली रात के टाइम देना चाहिए। ऐसा एक स्टडी ने शो किया था, 41 पेशेंट्स की स्टडी थी जिसने ये शो किया था कि अगर आप स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को मेडिसिन रात को अगर देते हैं तो कंपैरेटिवली उनका बीपी लेवल्स कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी रहता है। इसके अलावा अगर किसी को पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है तो आपको उसकी मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर किसी को स्लीप एपनिया की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है या हार्ट फेलियर की वजह से स्लीप एपनिया हो रहा है या कोई भी और फॉर्म्स ऑफ हार्ट फेलियर है जो कि बहुत कॉमन है स्लीप एपनिया पेशेंट्स में, तो वो पेशेंट्स को आपको हार्ट फेलियर की मेडिसिन अलग से देनी पड़ेगी। हार्ट फेलियर की मेडिसिन का स्लीप एपनिया के साइकिल पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो उसे इंप्रूव करते हैं ना वो उसे डिटोरिएट करते हैं। तो अगर किसी को वैसा प्रॉब्लम है तो आपको कंटिन्यूसली हार्ट फेलियर का मेडिसिन जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो साथ में देते रहना पड़ेगा। ज़्यादातर ये कुछ स्नोरिंग कम करने के या खराटे कम करने की डिवाइसेस आती हैं, कुछ स्लीप एपनिया में पोस्चर प्रॉपर करने के पिलोज वगैरह आते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। स्लीप एपनिया के लिए डेडिकेटेड पिलो आते हैं जिसमें आपका नेक का पोजीशन को प्रॉपरली वो मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से आपको रात को जब आप सोते हैं तो फैट आपके गले पर नहीं आएगा, तो इसकी वजह से सांस की नली दबेगी नहीं। तो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को प्रॉपर पोस्चरिंग करना भी ज़रूरी है और वो पिलो जो आता है वो कुछ पेशेंट्स में इफेक्टिव होता है। कुछ पेशेंट्स में नाक को जो चौड़ा करने की डिवाइसेस आती हैं या नाक में दबाव नहीं पड़े उसके को ओपन आउट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मशीन्स आती हैं या कुछ स्पेसिफिक बैंड्स आते हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। कितना इफेक्टिव होगा ये कह पाना मुश्किल है, पर ऑब्वियसली कुछ नहीं करने से तो कुछ बेटर है, इसलिए आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। इनका इफेक्टिवनेस रेशियो 100% नहीं होगा, डेफिनेटली ये सीपैप जितना इफेक्टिव तो नहीं होंगे स्लीप एपनिया को कम करने के लिए। ये थोड़ा बहुत खराटों को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन स्लीप एपनिया को ये पूरी तरह कम कर पाएंगे या नहीं कह पाना मुश्किल है। आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं एज एन एडिटिव या एज एन एडजंक्ट, बट थेरेपी के बदले या मेडिसिन के बदले अगर आप इसको यूज़ करें तो वो गलत माना जा सकता है। कुछ स्नोरिंग के सेंसर्स भी आते हैं वॉच में, वो सब चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको एटलीस्ट अगर आप खराटे वगैरह ले रहे हो तो ये सेंसर्स उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा अच्छे हैं जो लोग फैमिली के साथ नहीं रहते या अलग कमरों में सोते हैं या स्पाउस के साथ नहीं रहते हैं, उनको स्लीप एपनिया हो रहा है या नहीं, या उनको रात को खराटे आ रहे हैं कि नहीं, वो ये स्नोरिंग सेंसर्स आपको बताते हैं कि आपको कितना खराटे आ रहे हैं या आपको आगे थेरेपी वर्क की ज़रूरत है या नहीं। या सबसे अच्छा मेथड इसके लिए तो ये है कि आप स्लीप स्टडी करवा लीजिए, जिसके लिए आपको एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स आपकी श्वास की नली में और आपके ब्रेन पर लगाए जाते हैं, जिससे कंटिन्यूसली आप असेसमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को स्लीप एपनिया हो रहा है या नहीं, और वो खराटे उसको आ रहे हैं कि नहीं, और उसको एक्चुअल में सीवियरिटी कितनी है स्लीप एपनिया की। तो अगर किसी को स्लीप एपनिया का डाउट हो रहा है तो उसको आइडियली तो स्लीप स्टडी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये सेंसर्स वगैरह भी इफेक्टिव है कि अगर आप स्लीप स्टडी वगैरह नहीं कराना चाहते तो सेंसर्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। वॉचेस वगैरह पे अवेलेबल रहते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आपको खराटे आ रहे हैं कि नहीं और कितना वो सीवियरिटी के खराटे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक आपको आइडिया रहेगा। कुछ पेशेंट्स पे एक नेज़ल डायलेटर्स भी आते हैं जिसमें से नासिकाओं को वो डायलेट करते हैं, जिससे श्वास का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो जाता है, खराटे का प्रॉब्लम कम हो जाता है। ये ऑब्वियसली अगर किसी को अपर एयरवे में कोई प्रॉब्लम है या नाक में प्रॉब्लम है या नाक के कंजेशन की वजह से सांस रुक रही है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नाक की वजह से अगर खराटे आ रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर गले में प्रॉब्लम है और स्लीप एपनिया उसकी वजह से हो रहा है तो उसमें उतना ज़्यादा इनका रोल नहीं है। अगर किसी को फिर भी खराटे आते हैं तो आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं कि आप हमेशा
एक करवट पर सोएं, यानी साइड पर करवट लेके ही हमेशा सोएं। जब आप सो रहे हैं तो हेड एंड को एलिवेट कर सकते हैं, सर के नीचे 1-2 एक्स्ट्रा पिलोज रख के आप सो सकते हैं, तो आपका सर थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाएगा। कोई भी एलर्जेंस की वजह से या पॉलेंस की वजह से या जिनसे आपको एलर्जी वगैरह होती है तो उनको रिमूव करें। बॉडी वेट को कम करें। स्नोरिंग के लिए जो बैंड्स वगैरह आते हैं वो सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। जिन लोग को भी स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत है उनको आपको डेफिनेटली आपको क्विट करना है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल वाले पेशेंट्स में ज़्यादा स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली आपको उनको कट डाउन करना है। और नेजल स्ट्रिप और नाइजल डायनेटर्स और सेंसर्स वगैरह जो भी चीज़ अवेलेबल है उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे स्लीप एपनिया के सर्जिकल थेरेपी के बारे में। स्लीप एपनिया के लिए सर्जरी अवेलेबल है कि जिन लोगों को लैरिंक्स का प्रॉब्लम है और सांस के कैटलेज बहुत ज़्यादा वीक है, बार बार दब रहे हैं, कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इवन सीपैप को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वहाँ गले की सर्जरी करवा के आप कौन से मसल्स वीक हैं उनको टक कर सकते हैं या उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या उसमें उनको प्रॉपरली उनके साइजेस अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है, इलास्टिक उनका ख़राब है तो उनको थोड़ा टाइटन कर सकते हैं, जिसको यूवुलो पैलेटोफेरिंजियोप्लास्टी बोलते हैं। यानी यूवुला पैलेट फेरिंग्स में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको सर्जरी करके रिपेयर कर सकते हो। कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली सीटी स्कैन करके असेसमेंट किया जाता है कि कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्लीप स्टडी करके असेसमेंट कर सकते हैं, लारिंगोस्कोपी करके असेंस कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसके बेसिस पे जो मसल ज़्यादा वीक है आप उसको असेस कर सकते हो सर्जरी के द्वारा। लेकिन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, बहुत इफेक्टिव सर्जरी नहीं है, इसीलिए हर पेशेंट्स में इसको यूज़ नहीं किया जाता। मैंने शायद ही कभी किसी पेशेंट को स्लीप एपनिया की सर्जरी होते हुए देखा है अपनी लाइफ में। हालांकि ऑब्वियसली स्लीप एपनिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हमारी रूटीन प्रैक्टिस में, मे बी महीने में 5-10 पेशेंट्स आते होंगे, पर रूटीनली ये सर्जरी होते मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, क्योंकि रिजल्ट्स उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। पर हाँ, ये ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल है, तो अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है तो उसको अपने सर्जन के साथ या ENT डॉक्टर के साथ या रेस्पिरेटरी सर्जन के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। अंत में ये बात करूँगा कि स्लीप एपनिया जो है ये एक बहुत डेंजरस बीमारी है, जिससे हार्ट अटैक भी बढ़ता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट होने का चांस, लंग पे प्रेशर बढ़ने का चांस, हार्ट फेलियर होने का चांस, BP बढ़ने का चांस, ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस, सब तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। इसलिए स्लीप एपनिया को सीरियसली लें। बहुत सारे पेशेंट खराटों की प्रॉब्लम को बहुत लाइटली लेते हैं कि खराटे हो रहे हैं, छोड़ो, ये तो उम्र के साथ होते हैं, वजन ज़्यादा है तो होते ही हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। तो आपको इसको समझना ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, और अगर प्रॉब्लम हो तो उसे ट्रीट करना ज़रूरी है। अब यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को डेफिनेटली कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी है जिस पर आप हमसे डिस्कशन चाहते हैं या आप हमें बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वील ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल का से आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।